नमस्कार दोस्तों, थोड़े लंबे अंतराल बाद आज आपकी क्लास ले रहा हूँ। तो आज हम मैपिंग पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में। तो जैसा कि हमने आपको सार्क देश हम पढ़ा रहे थे, सार्क में आपके श्रीलंका, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान ये देश हो गए थे। अब उसी के आगे हम अगली कड़ी में आपको हम आज नेपाल, भूटान और बांग्लादेश साथ में हम आज कंप्लीट करेंगे। तो जैसा कि अगर देखा जाए तो जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है तो एक बार रिवाइज कर लिया जाए फटाफट, फिर उसके आगे हम आज क्लास कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना मैप बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे चढ़ते हैं। क्लियर। सार्क देशों की राजधानी मैंने आपको पढ़ने के लिए कहा था, उम्मीद है कि आप याद कर लिया होगा। साथ ही आसियान की भी राजधानी मैंने कहा था, आपको याद हो जाएगी तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये हमारा पड़ोसी समुद्री सीमा साझा करने वाला सबसे नज़दीक देश श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका के बाद अगर हम पश्चिम की ओर जाएं तो इधर हमारा बिगड़ैल भाई पाकिस्तान, और पाकिस्तान के इधर हम जाएं तो ये हमारा पड़ जाएगा ईरान। क्लियर, सॉरी अफ़गानिस्तान। तो हमने इतने ही देशों के भी तक अध्ययन किया है। और इधर देखा जाए तो ये आपका पड़ जाएगा मालदीव। क्लियर, ये तो ये है आपका श्रीलंका। यहाँ पर पड़ेगा हमारा प्यारा साथी बांग्लादेशी, जिससे अच्छे संबंध हैं हमारे, ये बांग्लादेश है। साथ ही इधर ये हमारा एनपी अर्थात नेपाल, इधर बीएच अर्थात भूटान, पीएके पाकिस्तान, एफजी अफ़गानिस्तान। क्लियर, इतने ही मैंने देश बताए थे आपको। सार्क में मालदीव। तो सार्क के देश कितने थे? 8 थे। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये हमारे सार्क देश थे। सार्क का मुख्यालय मैंने आपको बताया था नेपाल की राजधानी काठमांडू में। ठीक, श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरम। तो देखा जाए तो श्रीलंका के सबसे उत्तरी जो पॉइंट मैंने आपको बताया था पॉइंट पेड्रो। पॉइंट पेड्रो जो है श्रीलंका का सबसे उत्तरतम बिंदु है, अर्थात सबसे उत्तरी बिंदु पॉइंट पेड्रो। यहाँ पर एलिफेंटा दर्रा है। एलिफेंटा दर्रा अक्सर पूछ लिया जाता है किस देश में है, तो श्रीलंका में है। तो एलिफेंटा उत्तर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, या उत्तरी श्रीलंका को जाफना क्या बोलते हैं, जाफना। और एलिफेंटा के दक्षिण में श्रीलंका। क्लियर। तो जाफना से श्रीलंका में जाने के लिए किस मार्ग का किस दर्रे का इस्तेमाल करते हैं? एलिफेंट दर्रे का, एलिफेंटा। यहाँ पर इनका सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह हम्बनटोटा, जिस पे चीन इस समय काम कर रहा है अपना, मतलब चीन ने इस पर कब्जा, मतलब इन किराए पर ले रखा है, रेंट पे। ठीक है, रेंट क्या मतलब, वो पाकिस्तानी आप चाल समझते हैं इसे। चीन क्या होती, पहले लुभावनापन देता है, फिर उसके बाद वहाँ पर अधिकार करना शुरू कर देता है। फिर मालदीव का एक प्रमुख बंदरगाह है माले, और यहाँ की राजधानी भी है माले। पाकिस्तान की अगर बात कीजिए तो पाकिस्तान में मैंने आपको कई सारी चीज़ें बताई थी। तो अगर हम उत्तर से दक्षिण में चलें तो सबसे पहले नमक श्रेणी थी, फिर उसके बाद सुलेमान, फिर उसके बाद किरथर थी, फिर मकरान तटीय श्रेणी। ठीक, यहाँ के अर्थात पाकिस्तान के 2 प्रमुख बंदरगाह मैंने आपको बताए थे, एक था कराची, एक था ग्वादर। क्लियर। ग्वादर जो है आपका बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में पड़ता है। मैंने बताया था ये वाला एरिया जो है बलूचिस्तान का है, ये वाला एरिया सिंध का है, और ये वाला आपका पंजाब का है। बाकी बचा हुआ एरिया खैबर पख्तूनख्वा है। अब बलूचिस्तान राज्य जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है। क्लियर, इतनी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी थी। फिर मैंने आपको बताया था कि जो तटीय श्रेणी है किरथर और सुलेमान के बीच में सिंधु सभ्यता जो थी, सिंधु सभ्यता, तो उस समय सबसे प्राचीनतम जो खेती के साक्ष्य मिले हैं वो किरथर और सुलेमान श्रेणी के पर्वतों के बीच के जो मैदानी क्षेत्र वहीं पर पाए गए हैं। जौ की खेती के जो साक्ष्य मिले हैं यहीं पर पाए गए हैं। क्लियर। फिर उसके बाद मैंने आपको एक मार्ग बता दिया था, वो मार्ग चाइना से यहाँ तक आता है, ये चाइना से पाकिस्तान ग्वादर बंदरगाह तक। क्लियर। इसका नाम था CPEC। क्या नाम था? CPEC था। CPEC।
CPEC का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर। क्लियर, इतनी चीज़ें मैंने आपसे साझा कर ली थी। साथ ही इधर अगर हम बढ़ें, ये वाला एरिया, ये तो ये ईरान पड़ेगा। और ईरान का मैंने यहाँ एक बंदरगाह बताया था, चाबहार बंदरगाह। चाबहार बंदरगाह पे भारत का अधिकार है, भारत उसको डेवलप कर रहा है, विकास कर रहा है उस पर, ठीक है, क्योंकि हमने ले लिया। यहीं पर अफ़गानिस्तान और ईरान के बीच में अगर इसको हम यहाँ से ऐसे लाएं, ये तो ये वाला जो पॉइंट है ये, चाबहार आपका यहाँ पड़ेगा, यहाँ से ये, हाँ ठीक है, इसको ज़रा हम ऐसे कर देते हैं, ये ऐसे। क्लियर, अब आ गया समझ में। तो यहाँ पर आपका एक पड़ेगा अफ़गानिस्तान में जडेन। जडेन एक स्थान है, एक शहर है। तो अब भारत चाहता है कि चाबहार से जडेन तक रेलवे मार्ग बिछा लिया जाए, उसके आगे, ताकि अफ़गानिस्तान तक, अफ़गानिस्तान में मुझे कोई भी काम करने में परेशानी नहीं, क्योंकि अफ़गानिस्तान हमारा एक अच्छा मित्र दोस्त है, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का दुश्मन है, इसलिए दोस्त दुश्मन का दुश्मन मित्र होता है। क्लियर, तो इसलिए हम यहाँ से चाबहार से लेकर यहाँ तक रेलवे मार्ग ले जाएंगे, फिर आगे स्थल मार्ग ले जाएंगे, मतलब सड़क वड़क या रेलवे। तो यहाँ पर पाकिस्तान के, अफ़गानिस्तान के उत्तर में आप देखें एक देश है तजाकिस्तान। तो तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे, और दुशांबे में भारत ने ऑलरेडी मनमोहन सिंह के टाइम पर ही एक साइन अड्डा ले लिया था, दुशांबे में ही, वहाँ पर साइन अड्डा बना रहा भारत, तो वहाँ की राजधानी तजाकिस्तान में। क्लियर, तो इस वाले एरिया से अगर हम देखेंगे तो ये वाला एरिया पूरा कवर हो रहा है हमारा। साथ ही अगर आप देखें म्यांमार में, म्यांमार आसियान देशों में मैंने आपको बताया था, तो म्यांमार के यहाँ एक बंदरगाह है, सितवे बंदरगाह। कौन सा है? सितवे। क्लियर, ये सितवे बंदरगाह है। यहाँ पर अगर आप देखें तो बांग्लादेश, ये बांग्लादेश का यहाँ का एक बंदरगाह है चटगांव, या वहीं मैप में देखे ऑक्सफोर्ड में आपको मिलेगा चिटगांव या चटगांव, तो चिटगांव बंदरगाह है। फिर यहाँ पर यहाँ हम्बनटोटा है। तो अगर यहाँ श्रीलंका, यहाँ से यहाँ तो भारत का अधिकार हो गया, यहाँ से यहाँ तक चीन अपना मार्ग बना नहीं सकता। क्लियर, यहाँ फ्लॉप हो गया चीन। हम्बनटोटा तो है, लेकिन माले वाला जो बंदरगाह है ये बहुत नीचे मैंने बना दिया है बाकी चीज़ों की अपेक्षा। ये जो माले बंदरगाह है यहाँ से यहाँ तक भी नहीं आ सकता है, क्योंकि पहले चीन ने तो ले लिया था, लेकिन अब मालदीव ने इरादा चेंज कर दिया, अब इधर भी नहीं आ सकता। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से चीन विन कवर हो जाएगा, ठीक, ये ऐसे, ये ऐसे, यहाँ तक आ सकते हैं। पूरा एरिया क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा हमारा। अगर ये एरिया कवर हो गया ना, तो आप देखिए चीन अपने आप इस एरिया में, हिंद महासागर में प्रवेश नहीं कर पाएगा, अंडमान सागर वागर में, ठीक है। तो उसको वही मार्ग आना पड़ेगा, कहाँ से? मलक्का संधि होते हुए, मलक्का मार्ग होता है सिंगापुर के दक्षिणतम पॉइंट से होते हैं, सिंगापुर के दक्षिण से होते हुए और सुमेत्रा के उत्तर से होते हुए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, बस ये दिमाग में आ गया था, ताकि आपको जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें थी। अफ़गानिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो अफ़गानिस्तान में एक स्थान था बामियान। बामियान में शायद, हाँ, 2008 या 9 में, 2008-9 में वहाँ पर तालिबान आतंकियों ने वहाँ एक गौतम बुद्ध की एक मूर्ति थी, सन देख लेना ज़रा, शायद कन्फ्यूज में। तो वहाँ पर एक मूर्ति की थी गौतम बुद्ध की, पत्थर को काट कर वहाँ के कलाकारों ने बनाया था, मैंने आपको सारी चीज़ें बता रखी हैं। तो उसको उन्होंने उड़ा दिया था, ठीक है। तो वो कहाँ है? बामियान अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान, यहाँ पर एक मैंने आपको गोल्डन ट्रायंगल बताया था, ये ऐसे क्लियर हो गया। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, किस लिए? ओपीएम अर्थात अफीम के लिए। और अफीम किस लिए? अफीम जो है मार्फिन नामक एक दर्द निवारक गोली होती है, उसके लिए इस्तेमाल की जाते हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए अफीम का इस्तेमाल, तो बॉलीवुड हॉलीवुड में होता है नशे के लिए, ठीक। आया समझे? तो ये गोल्डन ट्रायंगल क्वेश्चन पूछता है, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, जो गोल्डन ट्रायंगल है वो किस लिए फेमस है? तो अफीम अर्थात अफीम के लिए फेमस है। क्लियर, कई सारे गोल्डन ट्रायंगल मिलेंगे आपको, तो अलग अलग चीज़ों के लिए वो गोल्डन ट्रायंगल फेमस होंगे। तो आपको इन गोल्डन ट्रायंगल पर भी फोकस करके चलना है, कोई भी चीज़ छूटे ना, ताकि अगर आपको यूपीएससी के एग्जाम 10 अक्टूबर को है, तो अगर जब मैं जितना पढ़ा दूंगा उतना क्लियर है कि 10 से 22 क्वेश्चन ज्योग्राफी से जितने भी आएंगे कंपलसरी आपको फंसते जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए कन्फ्यूज मत होना। और ये सारी चीज़ें आप इंटरनेशनल रिलेशनशिप वाला जो पार्ट होता है, वहाँ पर जब आपको
डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो हम लिखने को आते हैं तो आपको आसानी रहेगी लिखने में, या जब भी कुछ भी पढ़ेंगे तो आपको चीज़ों को कोऑर्डिनेट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। आया समझिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी थी। क्लियर। आज हम नेपाल, भूटान और बांग्लादेश तीनों को कंप्लीट करेंगे। तो इसके पहले अगर ये जो मालदीव है, ऑक्सफोर्ड अगर आपके पास है, तो मालदीव के दक्षिण में देखिए 3 बंदरगाह, 3 द्वीप हैं। मैं यहाँ पर उनको क्लियर यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा, आप वहाँ ऑक्सफोर्ड में देखिएगा। ठीक, उन तीनों द्वीपों के नाम है ये, सबसे उत्तरतम, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे। तो जो सबसे ऊपर वाला है उसका नाम चागोस, ये है आर्किप्लागो, ये है डियो गार्सिया। क्लियर। ये तीनों द्वीप, इनको बोलते हैं BIOT। BIOT के अंतर्गत आते हैं इनको, BIOT का फुल फॉर्म क्या था? ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी। क्योंकि ये जो द्वीप हैं हिंद महासागर में स्थित है, तो इंडियन ओशियन हमारा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में है तो टेरिटरी, लेकिन इन पे अधिकार किसका है? ब्रिटिश का अधिकार है, ब्रिटेन का अधिकार है। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं? BIOT, ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी। क्लियर। अर्थात ब्रिटेन हिंद महासागर प्रदेश, ठीक, इनका प्रदेश। तो डियो गार्सिया जो एक द्वीप है, यहाँ पर 2 देशों की सेना रहती है। अधिकार ब्रिटेन का है, लेकिन यहाँ पर 2 देशों की सेना रहती है। कौन कौन से 2 देश हैं? एक तो है UK, एक है USA। UK और USA की सेना डियो गार्सिया द्वीप पर रहती है। ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि डियो गार्सिया आर्किप्लागो क्या है? UPSC ने क्वेश्चन पूछा। तो आर्किप्लागो एक द्वीप है। कहाँ पर है? तो मालदीव के दक्षिण में, हिंद महासागर में इसकी स्थिति है। क्लियर। आगे समझ। इस पे ब्रिटेन से पहले अधिकार किसका था? तो इस पे ब्रिटेन से पहले अधिकार था मॉरिशस का। किसका अधिकार था? मॉरिशस का अधिकार था। ब्रिटेन से पहले मॉरिशस का अधिकार था। क्लियर। BIOT, तो ब्रिटिश BIOT का फुल ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी। क्लियर। आगे इतना समझ में। कौन से 2-3 द्वीप हैं? चागोस, आर्किप्लागो और डियो गार्सिया। क्लियर। अगर बात की जाए तो अगर आप गूगल पे देखेंगे ना, गूगल पे इन तीनों द्वीपों डियो गार्सिया को सर्च करके देखना, तो वहाँ पर UK USA के 40 से 45 जहाज एनी टाइम, यानी 24 घंटा टोटली एकदम तैयार खड़े रहते हैं कि किस समय किसी भी देश से अगर लड़ाई झगड़े की बात हो जाए, लड़ाई वड़ाई हो, तो तुरंत वो हर समय तैयार रहते हैं, हर समय तैयार रहते हैं लड़ने के लिए। ठीक है। मैंने टोटली हर प्रकार से लैस खड़े रहते हैं, मतलब कुछ भी करना नहीं आता, सिर्फ पायलट आते हैं, चढ़ते हैं, उड़ान भर देते हैं, पर डे खड़े रहते हैं 24 घंटे। तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया डियो गार्सिया पे किसका अधिकार? तो डियो गार्सिया पे अधिकार ब्रिटेन का है। किंतु परंतु लेकिन वहाँ पर सेनाएं किनकी रहती हैं? 2 देशों की, UK और USA, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्लियर। इतना समझ में आ गया। ये पॉइंट बताना जरूरी था, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछता रहता है, चाहे PCS हो चाहे UPSC हो, कोई भी PCS हो, BPSC, MPPSC, UPPSC। ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन जब UPSC पूछ लेता है तो उसको थोड़ा सा हल्का फुल्का मॉडिफाई करके PCS वगैरह पूछना शुरू कर देते हैं। क्लियर। या PCS पूछ लेता तो UPSC उसी को मॉडिफाई करके पूछ लेता है। UPSC कोई भी चीज़ ये इसलिए नहीं पूछता है कि ये चीज़ ये सिलेबस में, इसलिए नहीं, वो इसलिए पूछता है आप किसी भी चीज़ को लेकर आप कितना जागरूक हैं, आप कितने ज़्यादा चीज़ों को जानते हैं अपने यहाँ के बारे में, दुनिया के बारे में, इसलिए कोई UPSC क्वेश्चन आपसे पुटअप करता है। UPSC देखिए जो सिलेबस देता है पूछता वहीं से है, लेकिन बिल्कुल सतही चीज़ों से पूछता है, सतही चीज़ें पूछता है, और सतही चीज़ों को ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अर्थात आधार अगर आपका मजबूत नहीं तो UPSC आप कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। क्लियर। क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, न तो UPSC की बात, PCS नहीं क्वालिफाई कर पाओगे। क्लियर। आया समझ में। अब अगर बात की जाए, इतना आगे समझ में BIOT कौन कौन से देश द्वीप है? चागोस, आर्किप्लागो और डियो गार्सिया। क्लियर। अब हम चलते हैं नेपाल। बात अगर नेपाल की जाए तो हमारा पुराना संबंध है, पुरानी नातेदारी है, हमारे पूर्वज वहाँ से जुड़े हुए थे, अर्थात भगवान श्री राम के ससुराल, अर्थात हमारी ससुराल है नेपाल। तो नेपाल पे 3 प्रमुख शहरों को मुझे पढ़ना है।
एक तो इनकी राजधानी है काठमांडू, यहाँ एक औद्योगिक शहर इनका विराटनगर, और यहाँ पर हमारी ससुराल है कौन सी, जनकपुर, या उसी को जनकपुर ही बोलते हैं। एक बार कहते हैं भगवान श्री राम ससुराल चले गए थे तो कई साल लौट के नहीं आते, इसलिए जब भी कोई ससुराल चला जाता है तो लोग कहते हैं अरे जब भगवान ससुराल चले गए तो गांव घर का भूल गए ना, तो मनाइयाँ ही। तो ससुराल बहुत अच्छी चीज़ होती है, मतलब सर्व सुख वहाँ मिलते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं अभी क्योंकि शादी नहीं हुई, तो ससुराल के बारे में ज़्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन जो सुन रहा हूँ, जो पढ़ रहा हूँ, उसी आधार पे बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जनकपुरी जो है वो हमारी रिश्तेदार, हमारे संबंध, इसलिए नेपाल जो है हमारा पड़ोसी मुल्क, साथ साथ हमारा रिश्तेदार भी है। विराटनगर इनका प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक शहर है जनकपुरी, इसीलिए। और यहाँ पर नेपाल पूरी तरीके से पहाड़ी एरिया है। कैसा है? पहाड़ी एरिया है। पहाड़ी एरिया होने के चलते यहाँ पर खेती पाती नाम मात्र की होती है, काम चलाओ। बाकी यहाँ पर लोग जड़ी बूटियाँ बहुत बेचते हैं। जड़ी बूटियाँ जो है ना नेपाल से आती है, पहाड़ी क्षेत्रों में जड़ी बूटियाँ ज़्यादा होती है, तो नेपाल में क्या पहाड़ है, तो यहाँ पर लोग जड़ी बूटियाँ खरीदते बेचते रहते हैं, तो उससे उनकी रोज़मर्रा की खेती। साथ ही यहाँ पर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा जाते हैं। भाई दुनिया के सबसे ऊँचे पर्वत माउंट एवरेस्ट यहीं पर है, ठीक, मतलब कई सारे बड़े बड़े पर्वत यहीं पर हैं। तो इसलिए नेपाल जो है टूरिस्ट की दृष्टि से काफ़ी पैसा कमाता है, टूरिज्म से, ठीक है। इसलिए वहाँ पर जो टूरिस्ट जाते हैं तो टूरिज्म में जो उसका पैसा आता है उससे अच्छी खासी उसकी GDP चलती रहती है। साथ ही अभी हमारे यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं KP शर्मा ओली जी, वो मटक गए थे, तो थोड़ा सा वो ज़मीन का ही पार था यहाँ पर। ये ऐसे अगर जैसे देखा जाए तो जैसे ये सिंपल मैंने थोड़ा सा टेम्परेरी बना दिया, आप देखिएगा ये ऐसे होगा, भारत का नक्शा ऐसे होगा। तो इस वाले थोड़े से भूभाग को वो कह रहे थे कि वो नेपाल का है, और उन्होंने नया नक्शा भी लॉन्च कर दिया था नेपाल का, तो लेकिन चीज़ें सेट हो गई हैं। तो बात यह है ना कि नेपाल जो है ना, नेपाल कभी ये नहीं सोचता है कि भारत, क्योंकि भारत नेपाल पे चीन नज़र गड़ा चुका है, ठीक। चीन अगर नेपाल पे आ गया, यहाँ चीन है भैया ऊपर, चीन अगर यहाँ आ गया तो यहाँ उसको हमारे यहाँ दखलंदाजी ऐसे भी देता रहता है साला POK के माध्यम से, उसको यहाँ से भी देना शुरू कर देगा। इसलिए हमारे लिए बहुत खतरा साबित हो सकता है, हो सकता नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर नेपाल जो है, नेपाल को हम इसीलिए ज़्यादा सुविधाएं देते रहते हैं। नेपाल में यहाँ पर एक वियतनाम शहर है, अगर आप मलेशिया मैंने आपको आसियान में बताया है, तो मलेशिया में पाम बहुत ज़्यादा होता है, पाम यानी ताड़, तो ताड़ वहाँ से हम लाते हैं, तो उसका तेल बहुत अच्छा, उसका तेल बिकता है, पाम ऑयल बोलते हैं उसको, पाम ऑयल। तो यहाँ पर ये यहाँ से मलेशिया से लेते थे नेपाल वाले, तो इन्होंने मतलब धंधा वंधा शुरू किया कि हम भारत को बेचेंगे, हमारा मतलब रोज़मर्रा का खर्चा चलेगा। तो भारत ने डायरेक्ट मलेशिया से बात करी, तो नेपाल ने कहा भैया हम तो आपके के सुविधा खातिर कीन है कि हम दुई नॉन रोटी चलिए साथ में आपके सब सहारे। तो भारत ने कहा ठीक है, हमारी डील हो गई, हम यहाँ से, लेकिन हम तुम्हारा भी तेल खरीदते रहेंगे, पाम ऑयल तुम्हारा भी लेते रहेंगे। ये है भारत की दरिया दिली। और एक नेपाल है, सारा मतलब जिसमें खाता साला उसी में छेद करने के लिए उतावला रहता है। और नेपाल के लोग बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है बुरे हैं भाई। देखो गोरखा रेजिमेंट नेपाल की तो है, वहाँ के लोग तो हैं, हमारे यहाँ गोरखा रेजिमेंट में देखो, मतलब कोई भी ऐसा युद्ध नहीं है जिसमें गोरखाओं का वर्चस्व ना हो, गोरखाओं का श्रेय ना हो, बढ़ चढ़ के मतलब वही सबसे आगे चलती वही सेना। तो इसलिए नेपाल के लोग अच्छे हैं, लेकिन वहाँ की जो राजनीतिक स्थिति वो गड़बड़ चल रही है इस समय, उसको थोड़ा अच्छे हाथों में आ जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा नेपाल के लिए। और बाकी नेपाल औषधि के लिए ज़्यादा जाना जाता है, ठीक है। बाकी नेपाल में जो पर्वत पठार हैं वो सब जब हिमालय पढ़ाया जाएगा तो उसी में क्लियर कर दिया जाएगा स्पेशली, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर भूटान जो है एक पूरी तरीके से त्रासदी पीड़ित देश था। रीजन ये था कि यहाँ पर जो लोग थे तिब्बती यहाँ रहते हैं भूटान में। तो चीन का जब तिब्बत पे अतिक्रमण हुआ तो चीन ने क्या किया कि कुछ तिब्बतियों को उत्तरी चीन में, कुछ को पश्चिमी चीन में, कुछ को पूर्वी चीन में
भेज दिया, तिब्बत पूरा खाली कर दिया। तो कुछ तिब्बती भागकर यहाँ आ गए भारत से शरण मांगने। भारत ने कहा ठीक है आप रहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि हम आपके साथ मिलना नहीं चाहते। भारत ने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप हमारे रहिए, 1-2 साल देखिए, अगर आपको लगता है कि हमारा कल्चर आपका कल्चर मेल खा रहा तो आप हमारे देश में मिलिए, हमारे देश की नागरिकता लीजिए, वरना कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो नेपाल ने कहा ठीक। नेपाल ने कहा चलो 1-2 साल देख लेते हैं। नेपाल ने देखा, नेपाल को अच्छा लगा कि हम यहाँ, उसने कहा कि भैया चीन के तरीके नहीं करोगे कि हम तुम्हारे यहाँ जब मिल जाएंगे तो थोड़े भूटानियों को आप जम्मू कश्मीर, थोड़े को गुजरात, थोड़ों को तमिलनाडु, थोड़ों को आंध्र प्रदेश भेज दो, बाकी यहाँ पर ये खाली एरिया करके तुम अपना काम करते रहो। भारत ने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, आपकी जो इच्छा होगी वही होगा। आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता, आपके कल्चर पे हम जरा भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, किसी प्रकार का जोर दबाव नहीं करेंगे आपके धर्म को लेकर, आप स्वतंत्रता पूर्वक रह सकते हैं। तो 1-2 साल तो रहा, लेकिन फिर उसके बाद भूटान ने कहा ठीक हम पूरी तरीके नहीं, हम आपके सह राज्य के रूप में रहेंगे। इसलिए भूटान जो है भारत का सह राज्य है, इसलिए भारत ने भूटान की पूरी सुरक्षा भारत ने ले रखी है। रीजन आप देखें, जब डोकलाम वाला विवाद हुआ था अभी 1-2 साल पहले, तो डोकलाम ठीक है, तो वहाँ पर भारत की सेना लड़ी थी। लड़ना किसको था? भूटान का। इस चीज़ पे फोकस करना तो क्यों? क्योंकि भारत ने ये वचन दे रखा है कि भूटान पे जब भी कोई भी आफत आएगी, कोई मुश्किल आएगी, हर उस मुश्किल घड़ी में, हर उस आफत के वक्त में, हर इमरजेंसी में भारत उसका साथ देगा। ठीक है, तो इसलिए डोकलाम के वाला जो विवाद था चीन से, उसको भारत ने डायरेक्ट फेस किया था। भारत ने इसको समझौता भी कराया। ठीक है, क्यों? अगर भूटान पे आ गया तो यहाँ पर जो हमारा पश्चिमी पूर्वोत्तर वाला जो राज्य है, यहाँ विकास थोड़ा कम हुआ है, आप देखिएगा। तो रीज़न ये है कि जब आप किसी गरीब को अगर 5 रुपये वो भीख मांग के ला रहा है या किसी कारण मिलने, अगर उसको 20 से 25 रुपये मिलने लगेंगे तो वो उस इंसान के वो गाने गाने लगेगा। ठीक है, रीज़न ये है कि उसको लगेगा कि इंसान बहुत अच्छा है, लेकिन कोई भी मदद करेगा बिना फ़ायदे के नहीं करेगा। तो चीन अगर यहाँ आ गया और थोड़ा सा लालच दे दिए तो ये सारे लोग भटक जाएंगे। ठीक है, और दूसरी चीज़ यहाँ पर अगर ये आ गया तो यहाँ पर एक हमारा भारत और बांग्लादेश के एक राज्य, मतलब एक बोलते हैं चिकन नेक, अर्थात भारत और बांग्लादेश के बीच के एक रास्ता है जो कि पतला भूटान की तरह या पूर्वोत्तर की ओर जाता है। अगर सपोज दैट यहाँ पर चीन का अधिकार हो गया और चीन ने इसको बंद कर दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। इसीलिए हम भूटान को पूरी तरीके से सुरक्षा देते हैं, पूर्ण रूप सुरक्षा, हर प्रकार के प्रोटेक्शन हम देते हैं भूटान को। ठीक है, भूटान में कुछ पढ़ना वढ़ना नहीं है, बशर्ते बात यह है यहाँ पर एक काला पर्वत है, अक्सर की जान पूछ जाता है काला पर्वत क्या है, भूटान में है। तो चीन ने 1959 में यहाँ पर तबाही मचाई थी, उसके बाद ही भारत में आकर भारत के पड़ोस में रहने लगे थे। लेकिन अब इस समय अभी भी भूटान भारत के साथ सह राज्य के रूप में रहता है। ठीक है, और साथ ही भूटान को लैंड ऑफ थंडर बोल्ट बोलते हैं, लैंड ऑफ थंडर बोल्ट बोलते हैं, लैंड ऑफ थंडर बोल्ट। अर्थात तड़ित झंझावत, मानसून उठता है बादल तो यहाँ ज़बरदस्त तरीके से गड़गड़ाहट होती है, मानसून बारिश होती है, पर्वत है, पठार है, तो लड़ेगा तो बारिश होगी, इसलिए इसको लैंड ऑफ थंडर बोल्ट बोलते हैं। लैंड ऑफ थंडर बोल्ट हिंदी में तड़ित झंझावत भी बोलते हैं। क्लियर? आगे समझ में? नेपाल देखो, अगर नेपाल के उत्तर में अगर देखो तो 5 किलोमीटर हाइट के सन पर्वत ही हैं। ठीक है, तो इस लिहाज से देखा जाए तो नेपाल भारत से आठ तो रहा था, लेकिन नेपाल अपने हाथों अपना गला दबा रहा था। कैसे? देखो, नेपाल रीजन ये था कि नेपाल अगर हवाई जहाज उड़ाएगा तो उत्तर की ओर नहीं उड़ा सकते, क्योंकि हवाई जहाज उड़ाने के लिए एरिया चाहिए, वहाँ पर पहाड़ी एरिया इकट्ठे उड़ नहीं पाएगा, हेलीकॉप्टर थोड़े ना, हवाई जहाज को तो रनवे चाहिए। अगर उसको उड़ाना है तो भारत के ऊपर से होकर उड़ा सकता है, क्योंकि भारत के ऊपर इतने ऊंचे पर्वत नहीं है। नेपाल में इतने ऊंचे पर्वत है कि सडनली अचानक इकट्ठे पूरा तरीके से हवाई जहाज उड़ नहीं पाएगा, इसलिए नेपाल अपने आप। दूसरी चीज़, नेपाल अगर व्यापार करता है तो यहीं से
कोलकाता बंदरगाह का हमारा सपोर्ट सहारा लेता है, यहाँ से होते हैं ये यहीं से अपने यहाँ व्यापार शुरू करता है। ठीक है, और इसका मतलब चीन वीन, ये जो नेपाली सारे चीन वीन से क्या बोलते चाउमीन वाउमीन बनाना सीखते हैं, बाद में आकर बेचते हैं और आसानी से पैसा कमाते हैं। हमने कभी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। वहाँ पर जो हलवाई होते हैं ना, उनको उस्ताद बोलते हैं, उस्ताद। ठीक, तो ये सारी चीज़ें, ये हुआ नेपाल भूटान। ठीक, बचा सार्क का एक देश, वो है बांग्लादेश। बात अगर बांग्लादेश की जाए तो बांग्लादेश जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 को, तो उस समय जो है ये दो भागों में बढ़ गया था पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान। तो जो पूर्वी पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान वो है बांग्लादेश वर्तमान का, पर पश्चिमी पाकिस्तान हम आपको पढ़ा ही चुके। तो जब पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, एक था रेडक्लिफ हुआ भारत पाकिस्तान से मैंने यहाँ कई तरह, तो उसने मतलब इतना लोल टाइप इंसान था, बुद्धि का कमज़ोर था कि उसने कहा अच्छा ये चौकी ये चौकी ये चौकी ये चौकी, एक ऐसे लाइन के इधर का, अच्छा एक लाइन है इधर का, ये चौकी ये चौकी ये चौकी ये चौकी, त्रिपुरा चौकी ये चौकी, एक लाइन ऐसा कहा। ठीक, इधर मुस्लिम बाहुल देश एरिया है, आधा पाकिस्तान इधर मुस्लिम बाहुल एरिया है, आधा पाकिस्तान इधर, ये पश्चिम में पड़ेगा, इसको पश्चिम पाकिस्तान, ये पूर्व पड़ेगा, इसको पूर्वी पाकिस्तान। जब एक देश अलग हुआ था, दो देश बने थे, इन देश तो दो बने थे लेकिन भाग तीन हो गए थे, एक भाग, दो भाग, तीन भाग। तो पाकिस्तान दो टुकड़ों में था, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान। वर्तमान का बांग्लादेश कल का पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था। अब अगर बात बांग्लादेश की जाए तो यहाँ पर एक नेता थे, नेता क्या, पहले कहानी सुन लो थोड़ा। ये जो पश्चिमी पाकिस्तान था, हरामी तो बचपन से था, आज का हरामी नहीं कि हमारे साथ गड़बड़ कर रहा तो आज हरामी हुआ है, मतलब इसके जन्मजात हरामी पंथे इसके खून में बसी हुई है जन्मजात से। तो ये पूरे इधर जो पूर्वी पाकिस्तान था, इस पर ज़बरदस्त तरीके से इस पर गोलीबारी, बंदूक, रेप, मतलब जो भी जितनी भी बर्बरता बरत सकता था ये करता था। ठीक, ये बहुत परेशान थे, लेकिन चुनाव ना हुए थे। तो चुनाव हुए तो यहाँ के एक नेता थे शेख मुजिबुर रहमान साहब जो थे, इतनी वोट मिली उन्हें पूर्वी पाकिस्तान से, इतनी वोट मिली कि यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट थे उतनी वोट किसी भी कैंडिडेट ने नहीं पाई थी। ये बात पूर्वी पाकिस्तान को खल गई और उसने शेख मुजिबुर रहमान को किडनैप कर लिया और यहाँ पर और भी ज़्यादा बर्बरता बरती, और भी ज़्यादा रेप किए। मतलब इंसानियत नाम के कोई चीज़ नहीं बची थी जिसको इसने बर्बाद न किया। बर्बादी के चरम पर यह सवार था पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान पर। यहाँ के लोग बड़ी बुरी तरीके से प्रताड़ित थे, क्योंकि ये ज़बरदस्त तरीके से प्रताड़ित करते थे। तो इनसे बचने के लिए पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने, जब ये यहाँ से छूटे नेता साहब शेख मुजिबुर रहमान, तो यहाँ पर आ गए। हमारे देश की राजधानी दिल्ली, वहाँ मिले कहन उस समय की वर्तमान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, उनसे मिले, अपनी समस्या सारी बताई। बताना क्या, जग जाहिर था। उन्होंने मदद मांगी तो इन्होंने कहा अरे यार शेख साहब, तुम क्या समझते हो मुझे, लोग ऐसे थोड़े मुझे आयरन लेडी बोलते हैं, कुछ तो क्वालिटी है, चलो जाओ तुम अपने यहाँ सेना बनाओ, सारा मटेरियल मैं दूंगी, अस्त्र शस्त्र पूरी तरीके से मैं दूंगी। तो इन्होंने एक सेना बनाई, उस सेना का नाम था मुक्ति वाहिनी। तो कई बार पूछता है मुक्ति वाहिनी सेना किस देश की है, तो बांग्लादेश की फौज है मुक्ति वाहिनी। इन्होंने मुक्ति वाहिनी सेना बनाई। होते करते जब सेना पूरी तैयार हो गई इनकी, तो इंदिरा गांधी ने कहा ठीक है भाई शेख साहब, चेहरा तुम्हारा रहेगा सिर्फ आगे, पीछे हम पूरी मदद करेंगे आपकी। भाई जब कोई भी इंसान पूरी तरीके से टूट चुका होता ना, तो कहते हैं डूबे को तिनके का सहारा, डूबते को। तो वही चीज़ मतलब
सोचे हम तो बर्बाद ही हैं, मदद कर देंगे तो ठीक है, नहीं तो मेरा क्या बिगड़ेगा। तो उन्होंने पूरी तरीके से इंदिरा गांधी जी पे आश्रित हो गए थे, अर्थात भारत में। इंदिरा गांधी जी ने अपनी सेना को भेजा। उस समय भारतीय सेना के प्रमुख थे मानिक शाह। मानिक शाह ने सारा कमांड दे दिया था निर्मलजीत सिंह को, और निर्मलजीत सिंह अरोड़ा ने सारा चार्जेस दे दिया था उस समय के थल सेना के जनरल थे जनरल जैकब को। जैकब ने बड़ी ही सूझबूझ के साथ जो प्लानिंग तैयार की थी वो सफल हुई। भारत की थल सेना, भारत की वायुसेना, भारत की जल सेना, तीनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इतने बुरी तरीके से पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान में गोलीबारी बमबारी की कि जो भी पाकिस्तान की सेना यहाँ थी वो तौबा बोल गई। आज समस्या ये हो गई कि यहाँ पर हमारा एक विमान वाहक पोत विक्रांत आकर खड़ा हो गया। उसने इतनी गोली, इतनी मिसाइलें, इतनी बमबारी कर दी यहाँ पर बांग्लादेश पे कि ये पाकिस्तान के जितने भी लोग थे ना, जितने भी सैनिक थे, तौबा मान गए। अब इस पाकिस्तान को लगा कि मेरा पाकिस्तान छूट जाएगा, पूरी पाकिस्तान हाथ से गया। बड़ी समस्या में फंस गया बेचारा। करें तो क्या करें, बीज तो मैंने ही बोए हैं, काटना पड़ेगा क्योंकि पेड़ बड़े हो चुके हैं। हम तो काटेंगे नहीं, जो काट रहा है तो कटवाने दो। लेकिन शांति से बैठेगा नहीं है। इसने ऐसे शख्स को ढूंढा जो भारत का एंटी हो। आपको पता है इस देश में एक देश आया था, हम्बनटोटा बंदरगाह पे रडार लगा रहा था, ट्रांसमीटर, लेकिन भारत की आयरन लेडी ने उनको भगा दिया था। यूएसए को उन्होंने फ़ोन किया, अमेरिका को। अमेरिका ने कहा रुको यार, हमें भी तो बदला लेना है भारत से, अभी ले लेते हैं। भारत, यूएसए ने अपना 7वां बेड़ा भेज दिया, 7 फ्लीट भेजा। 7 फ्लीट, 7वां बेड़ा जिसको बोलते हैं। 7वां बेड़ा अर्थात लगभग एक बेड़े में 7 से 8 जहाज़ होते हैं, पानी वाले जहाज़, जो पूरी तरीके से गोली बारी बमबारी अस्त्र से लैस होते हैं। तो अर्थात 30 से 35 पानी की जो विमान वाहक पोत वहाँ से चल दिए। इधर आयरन लेडी ऐसे नहीं बोलते थे उनको, श्रीमती जी को। उन्होंने फ़ोन किया, कहा भैया तुम्हारा नंबर आ गया, तुम कह रहा है कि हमका बचा लियो तो हम तुमका सारी ज़िंदगी सपोर्ट करा। रूस ने कहा ठीक है, आप देखो मेरा खेल। तो रूस ने मलक्का से होते हुए 40 फ्लीट भेज दिया, 40वां बेड़ा। ठीक, ये 40वां बेड़ा, इसकी एक अच्छी खूबी ये थी कि इनके यहाँ एक मिसाइल थी, पेट्रियट मिसाइल। पेट्रियट मिसाइल की खूबी ये होती है 200-250 किलोमीटर दूर से ही जब कोई भी दुश्मन का जहाज आ जाता है तो इसमें घंटी बजने शुरू हो जाती है। जैसे जैसे नज़दीक होता रहता है वैसे वैसे और भी ज़्यादा घंटी तेज़ होती रहती है। लेकिन जैसे ही दूरी 100 किलोमीटर की बचती है बीच में, पेट्रियट मिसाइल अपने आप दागना शुरू कर देती है। उस दिशा में अपने आप बमबारी, मिसाइलें, गोलाबारी सब कुछ करना छोड़ देती है। ये यूएसए को पता था। उसको जैसे ही पता चला कि 40 फ्लीट रूस ने भेज दिया, अब वो परेशान हो गया बेचारा। उसने कहा पाकिस्तान वी आर लेट, हम आपका साथ नहीं दे पाएंगे क्योंकि हम अभी बच्चे हैं रूस के सामने। वो हमारे बाप का ही बाप है, वो हमको भून डालेगा। उसको भी बहाना मिल गया तो वहाँ लौट गया। अब पाकिस्तान को लगा ऐसे तो नहीं होगा कुछ। पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। ये वाला एरिया जो था यहाँ पर उसने 6000 जवान भेज दिए। 6000 जवान, कितने? 6000। जब इसने 6000 जवान यहाँ भेजे तो यहाँ पर हमारे सेना के 120 जवान थे,
और उस सेना का नेतृत्व अर्थात उन 120 जवानों का नेतृत्व सरदार कुलदीप सिंह चांदीपुर कर रहे थे। उस रेजिमेंट का नेतृत्व सरदार कुलदीप सिंह चांदीपुरी कर रहे थे। कुलदीप चांदीपुरी ने इतने अच्छे तरीके से अपने 120 सैनिकों का नेतृत्व किया कि पाकिस्तान की 6000 फौज को मार गिराया, भगा दिया। सोच लो, इतनी बहादुरी के साथ वो पेश आए पाकिस्तानी सेना के साथ कि 6000 सैनिक उनके भाग गए। कुछ मारे गए, कुछ भग गए, कुछ सरेंडर कर गए। ये थी कहानी पाकिस्तान की। लेकिन पाकिस्तान की एक घटना ने ऐसा इतिहास रचवाया 1971 की घटना थी। 1971 की घटना थी कि यहाँ पर इनके 93,000 कितने 93,000 सैनिक अपने आप को सरेंडर कर दिए भारत को। 93,000 सैनिक, हाथ ऊपर बंदूक नीचे, हाथ ऊपर बंदूक नीचे, घुटने टेक कर, हाथ ऊपर बंदूक नीचे, हाथ ऊपर बंदूक नीचे, घुटने टेक कर। ये होता सरेंडर करने का तरीका। गांठें दर्द कर रही यार, वृद्धावस्था का एहसास होने लगा। 93,000 सैनिकों ने सरेंडर, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा है कि आज तक किसी भी देश के इतने सैनिकों ने इतने सेना को सरेंडर नहीं किया है। तो पाकिस्तान ने इतिहास रचा है। ऐतिहासिक देश है भैया पाकिस्तान, नॉर्मल मत समझना। ऐसे थोड़े ना हर कुछ दिनों में तुनंगता रहता है। तुनगुआ देश है, तुनंगता बहुत है पाकिस्तान। अक्ल की कमी है ना। वहाँ के जो वज़ीर आला हैं उनको वहाँ के जो चचा बोलते हैं ना, हाँ, जो पंडित होते हैं पाकिस्तान के, मतलब मुसलमानों के, नाम नहीं याद आ रहा, वो शादी करवाते रहते हैं। 6 महीने साल भर बीतता है, मुश्किल गए। लो चचा नई शादी करे थे यार, चचा नई शादी करे थे यार। और चच्चे बढ़िया रंगबाजी से बढ़िया पैसा उड़ा रहे हैं, जहाँ खातिनान है तो कर रहे हैं। तो ये चीज़ें थी बांग्लादेश की। बांग्लादेश में 2-3 प्रमुख शहर हैं जो पढ़ना है। यहाँ पर देखना, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। ढाका के दक्षिण में देखना एक शहर है नारायणगंज, और यहाँ पर एक शहर है चटगांव। और चटगांव के दक्षिण में देखना यहाँ पर एक बंदरगाह है, चटगांव बंदरगाह। ठीक है, तो होता यह है कि भारत का अच्छा पड़ोसी मित्र है चटगांव। हुआ यह था कि चटगांव बंदरगाह था, इसको चीन ने इस पर बात कर ली थी, ना किराए पे ले लिया था। बांग्लादेश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ना शेख हसीना, हाँ शेख हसीना जी जो भी हों देख लेना, ठीक, उनसे ले लिया था किराए पर। लेकिन उसी बीच शेख हसीना का दौरा भारत में पड़ा और मोदी जी उनको आनने एयरपोर्ट पहुंच गए थे प्रोटोकॉल तोड़कर। प्रोटोकॉल मतलब कानून व्यवस्था को तोड़कर, कानून व्यवस्था और प्रोटोकॉल तोड़े यानी कानून व्यवस्था को तोड़कर वो घुस गए। पकड़ लिया हाथ, कहा चलो हमारी कानून बैठो। बैठ गई, रास्ता भर समझाते लाए। और जब समझा लिए, जब साझा कॉन्फ्रेंस हुई तो शेख हसीना जी ने कहा चीन से हमारी जो डील हुई थी हम उसको कैंसिल करते हैं, और चटगांव बंदरगाह की जो डील हम भारत के साथ साझा करते हैं। तो यहाँ पर भारत के साथ काम चल रहा है, चटगांव बंदरगाह। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। ये है बांग्लादेश। नारायणगंज इसलिए मैंने बताया था कि नारायणगंज जो है जूट पाकिस्तान बांग्लादेश में बहुत होता है, जूट की खेती बहुत होती है पाकिस्तान में, सॉरी बांग्लादेश में। यहाँ नारायणगंज में जूट की सबसे बड़ी मंडी है नारायणगंज में। ठीक, चटगांव बंदरगाह ढाका बांग्लादेश की राजधानी। ठीक है, जब शेख मुजीबुर रहमान प्रधानमंत्री बने, फिर उसके बाद लेकिन पाकिस्तान अपनी आदत से बात तो आता नहीं, अभी भी नहीं आया। उसने अंततः उनको एक आतंकी घटना में उनको मरवा दिया, मतलब ब्लास्ट करवा के उनको उड़वा दिया। फिर उनकी बेटी शेख हसीना, जो कि इस समय वहाँ की एक बड़ी लीडर है,
वो नेता बनी, तो आज भी वही है शेख हसीना जी। ठीक, तो ये था बांग्लादेश। आगे समझ में, तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। क्लास बोरिंग न लगे इसलिए बहुत लंबी क्लास नहीं करता हूँ मैं, लेकिन हाँ 40 से 45 मिनट की होती है, लंबी नहीं, छोटी भी नहीं कह सकते आप इसको, क्योंकि कंटेंट बहुत रहता है, मतलब भर का रहता है कंटेंट, और वो बहुत ज़रूरी होता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चिकन नेक यहीं पर है, मैंने बता दिया था कि चिकन नेक भारत और बांग्लादेश के बीच में एक सकरा रास्ता, उसको चिकन नेक बोलते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखें। सार्क के जितने भी देश हैं उन सभी की राजधानियाँ, वहाँ की मुद्रा आपको पता होना चाहिए। इसी वक्त साथ में आप पढ़ते चलें तो आपके लिए बेहतर होगा, वरना कंटेंट ज़्यादा होता जाएगा, आपके लिए प्रॉब्लम होती जाएगी। इसलिए मेरी गुजारिश रहती है कि कंटेंट जीएस में जितना भी मैं दूं उसको आप कंटिन्यू रखें, अर्थात उसको याद करते ही रहें, भूलने का मौसर ही न दें। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि सार्क के जितने भी देश हैं उनकी राजधानियाँ, साथ ही आसियान के देशों की राजधानियाँ और वहाँ के मुद्रा आपको पता होनी चाहिए। ठीक, तो आप सार्क के सारे देश मैंने पढ़ा दिया आपको। फिर एक बार, सार्क के कितने देश हैं? 8 थे। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। क्लियर? तो ये थे सार्क के 8 देश, मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू। आसियान के सारे 10 राज्य मैंने आपको देश बता दिए, वहाँ की राजधानियाँ आपको पता होनी चाहिए, मैंने बताया था। अगर नहीं पता है तो पता करके रखिए, फ़ायदा आपका होगा, मेरा एक भी पैसे का रत्ती पर पैदा होने वाला नहीं है। ठीक है, और प्लीज़ ग्राहक कुछ बढ़वाओ यार, आप लोगों से काफ़ी उम्मीद रहती है, आप ही लोग नहीं कुछ करते हो तो क्या करूँ मैं। ठीक, तो अब लेक्चर आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।